नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्रिय मित्रों। आज हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 76 यानी आर्टिकल 75 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 76 के बारे में समझेंगे। जैसे कि ये श्रृंखला बहुत ही बड़ी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के हम लोग 395 यानी कि जितने आर्टिकल हमारे संविधान में हैं उस सारे आर्टिकल के बारे में हम लोग समझेंगे, बहुत ही विस्तार से समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप इन सारे आर्टिकल्स के वीडियोज़ को अगर आप कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप 75 तक आप क्या कर लेंगे, पॉलिटी को समझ लेंगे। 25% जो रहेगा उसके लिए मैं अलग श्रृंखला चालू कर दूंगा, सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जिसको आप देखने के बाद पॉलिटी में खुद को बहुत ही कंफर्टेबल जोन में पाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं क्या है 76 क्या है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी भारत का महान्यायवादी। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पद जो क्या होगा, भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकारी या फिर विधि क्या होगा, अधिकारी होगा, या फिर कहा जाए तो ये सरकार का वकील होता है। ठीक, सरकार का वकील होता है। इसका कार्य क्या होते हैं, इसकी क्या योग्यताएं होती हैं, हम लोग इसके बारे में समझेंगे और इसके नियुक्ति के बारे में समझेंगे और इसके कार्यकाल के भी बारे में समझेंगे, जानेंगे क्या है इसका कार्यकाल। एक बार इसको आप समझ लीजिएगा तो आपको दोबारा इसको देखने की या फिर समझने की आवश्यकता नहीं होगी। देखकर तुरंत इसका नोट्स बना लीजिए। होता क्या है कि ये क्या करता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। अगर कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के ऊपर कोई एलिगेशन, कोई आरोप लगाता है, कोई बहस करता है, तो ये भारत सरकार की तरफ से जा करके क्या करता है, वहाँ पे ये क्या करता है, ये जाके पक्ष लेता है सरकार का। यानी एक प्रकार से कहा जाए ये वकील होता है सरकार का। ठीक, अब कोई भी वकील रहेगा तो अपने जिसका वकील रहेगा वो उसका कभी विरोध तो करेगा नहीं। ठीक, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसको कोई अपराध या फिर कोई जुर्म में इसको क्या कर दिया गया, सजा दे दी गई, लेकिन अगर इसका कोई वकील होगा, कोई इसका लॉयर होगा, तो क्या करेगा, इसका पक्ष लेगा कि ताकि ये छूट सके। तो उसी तरह ये होगा, बस केवल समझने के लिए ही है कि ये क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। और ये जैसे ही मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है, इसका पद भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते। प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए आप कोई एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, इंस्टीट्यूट में आप बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है जो आपके इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, तो आप जब मन करे उसको हटा सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत, कि यानी जब उनकी इच्छा करे तब उनको पद से हटा सकते हैं। तो ये होता है प्रसाद पर्यंत। तो आर्टिकल 76 में क्या बातें कही गई हैं, चलिए अब हम लोग समझते हैं। ठीक, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक, राष्ट्रपति क्या करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य ही यही होता है, इनकी कृपा पर ही हमेशा ये जीते हैं, इनकी कृपा पर ही ये जीते हैं। जीते का मतलब इस पद के लिए जीते हैं, वैसे तो स्वयं जी सकते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। आगे हम लोग जब समझेंगे जुडिशरी के बारे में, जब हम लोग समझेंगे तो उसके बारे में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये न्यायाधीश की क्या योग्यता होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उसके कार्यकाल क्या होते हैं, उसकी न्यूनतम उम्र क्या होती, आयु क्या होती, हम लोग उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर बस केवल इतना आप समझिएगा, जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होता है, देश का महान्यायवादी होता है। और इसकी कैसी योग्यता होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जैसी योग्यता होनी चाहिए। यानी कि जो ये योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होगी वही योग्यता महान्यायवादी के लिए होगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए होगी। किसके लिए होगी, महान्यायवादी के लिए होगी। ठीक, यह भारत सरकार को विधि मामलों में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। यानी कि ये क्या करता है, ये विधि से संबंधित कोई भी मामले ऐसे होंगे, ऐसे विषयों पर क्या करेगी, ये सरकार को सलाह देगा। ठीक, सलाह देगा, लेकिन ये कैसे सलाह देगा, जब राष्ट्रपति इसको कहेंगे कि भाई ये तुम सलाह दो सरकार को, तब जाके ये देंगे। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत से ही यह पद धारण करते हैं। समझिएगा क्या बात है यहाँ पे, कि ये क्या करेगा, राष्ट्रपति महोदय जो विषय सौंप देंगे कि भाई इस विषय पर तुम जाओ सरकार को क्या करो, सलाह दो, तो उसी विषय पर ही जाकर के क्या करेंगे, महान्यायवादी सरकार को सलाह देंगे। परंतु ये सलाह के कब दें, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य कर रहे हैं
और इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, यानी कि जब तक गवर्नमेंट चले तब तक भी हो सकता है, या फिर इनको बीच में ही हटा दिया जा सकता है। कौन हटाएगा इसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि राष्ट्रपति महोदय चाहे जब मन करे इनको, इनकी इच्छा जब करे इनको हटा सकते हैं। अब इनकी शक्तियां क्या होगी, शक्तियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत के किसी भी अदालत में इनको बहस करने का अधिकार होता है, बहस करने का अधिकार होता है। यानी क्या करेंगे, ये सरकार को डिफेंड करेंगे, सरकार की तरफ से क्या करेंगे, ये डिफेंड करेंगे। डिफेंड से तात्पर्य ये होता है कि सरकार का पक्ष लेंगे। किसी भी अदालत में अगर बहस हो रही है, सरकार के विरुद्ध कोई बातें हो रही हैं, कहीं पर भी कोई डिस्कस हो रहा है, तो वहां पर ये क्या करेंगे, जा करके सरकार के पक्ष लेंगे। ठीक, और ये किसी भी अदालत में, प्रश्न ये भी आ सकता है कि कथन कारण में पूछा जा सकता है कि भारत के किसी भी अदालत में महान्यायवादी को बहस करने का क्या है, सुनवाई करने का क्या है, अधिकार है। आप इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। संसद के दोनों सदन में कौन आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में क्या करने के इसे अधिकार है, यहां पर इसे जाने का, यानी इसके भाग लेने का, इनका कोई बैठक होगा इसमें भाग लेने का इसको अधिकार है। अगर इनकी दोनों में से कोई समिति बनाई जा रही है, लोकसभा या राज्यसभा कोई समिति बन रही है, तो इन कमिटियों में भी क्या कर सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं। परंतु ये क्या हो गया, एक शर्त हो गया, यहां पर इसके भी सदन में भाग ले सकते हैं, इसके भी बैठक में भाग ले सकते हैं। अगर इनकी कोई समिति बन रही है, राज्यसभा की कोई समिति है, उसकी बैठक हो रही है, तो उसमें भी ये भाग ले सकते हैं। परंतु से तात्पर्य ये है, यहाँ पर जो शर्त है कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा। प्रश्न ये भी बन जाता है कि इनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं होता है, मत देने का अधिकार क्यों नहीं होता है, जब ये सदन में भाग ले लेते हैं, क्यों? इस प्रश्न का आंसर ये है, ना ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखिए, आप इस बात को अवश्य जानते होंगे कि जो सदस्य जिस सदन का सदस्य होता है, उसको उसी सदन में क्या करने का अधिकार रहता है, मत देने का अधिकार रहता है। कि अगर कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है, कोई बहस हो रही है, अगर उसमें मत कराया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वही मत देंगे जो उस सदन के सदस्य होंगे या फिर उस कमेटी के सदस्य होंगे। तो यहां पर भी सेम वही बात है कि लोकसभा राज्यसभा की बैठक में तो ये शामिल होंगे, परंतु ये मत देने का अधिकार इनको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोकसभा नहीं राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं होते हैं। और इसी तरह समितियों में भी होता है, समितियां कोई भी बनाई जाए, चाहे लोकसभा से बनाई जाए, चाहे राज्यसभा से बनाई जाए, चाहे दोनों को ज्वाइन करके बनाई जाए, ये उसमें भाग तो लेंगे, बहस तो करेंगे, परंतु ये मत नहीं दे सकते हैं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि एक जो सांसद होते हैं, जो एक संसद के सदस्य होते हैं, जो अधिकार उनको मिलते हैं, सारे के सारे अधिकार महान्यायवादी को मिलते हैं। आप इसको समझिएगा कि इनको जो अधिकार मिलते हैं, जो विशेषाधिकार मिलते हैं, संसद के एक सदस्य को जो सारे अधिकार मिलते हैं, जो विशेषाधिकार मिलते हैं, वो सारे के सारे इनको मिलते हैं। ठीक, इनके कार्यकाल की समाप्ति कैसे होगी? अब राष्ट्रपति महोदय इनको क्या कर दें, हटा दें कि भाई तुम काम नहीं सही कर रहे हो, तुम हमारे मन के हिसाब से नहीं कर रहे हो, तुम हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं कर रहे हो, हमारे विचार के अनुकूल नहीं कर रहे हो, या तुम संविधान के अनुकूल नहीं कर रहे हो। वो कोई भी आरोप लगा के इनके पद से हटा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनको बताया जाए कि आपको इस कारण से पद से हटाया जा रहा है। ये किसी भी समय ये क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। चाहे आधी रात को भी बुला कर कह दें कि भाई तुम कल से काम पे मत आना, या फिर तुम कल से महान्यायवादी नहीं हो। ये होता है प्रसाद पर्यंत। अब क्या करेंगे, कभी कभी इनका ही मन कर दे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है इस कार्य में, कुछ और करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या कर दे, राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप दें। जैसे ही राष्ट्रपति इनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लेते हैं, अपने पद से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अगर सरकार ही अगर त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा, सरकार ही अगर त्यागपत्र दे दे तो इनका भी क्या हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस पे क्या है, इस पे कोई तर्क आप लगाइए, सोचिए क्या हो सकता है। इसलिए होता है क्योंकि जिस सरकार की गठन होती है, उस सरकार के द्वारा ही इनका क्या हो जाता है, एक प्रकार से ये सुझाव देते हैं राष्ट्रपति महोदय को, हाँ इस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाए। आप समझिएगा इस बात को कि कोई भी नियुक्ति होती है, मैक्सिमम नियुक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इस बात के लिए आप आर्टिकल 74 जब पढ़े होंगे तो उसमें आपको समझ में आया होगा। 74 नहीं 72 में बातें हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि जब भी ये किसी की नियुक्ति अगर ये करेंगे राष्ट्रपति किसी महान्यायवादी की,
तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद क्या करेगी, इनको एक लिस्ट देगी। क्या करेगी, एक लिस्ट देगी जिसमें सुझाएगी कि हाँ हाँ इन व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं आप महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हो। तो राष्ट्रपति इनमें विचार करके उसके बाद एक व्यक्ति को चुनते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि उसमें मंत्रिपरिषद का प्रभाव रहता है, यानी मंत्रिपरिषद के विचारों के अनुकूल ही वो व्यक्ति रहता है। अगर ये उनके विचारों के अनुकूल व्यक्ति रहेगा तो इसका मतलब ये है कि अगर दूसरी कोई सरकार आई तो उसमें क्या होगा, ये कुछ और बातें करने लग जाएंगे कि भाई वो तो किसी और के पक्ष लेने वाला व्यक्ति था। तो इसीलिए इनके पद को क्या कर दिया जाता है, इनके कार्यकाल को समाप्त कर दिया जाता है। यही है इनके कार्यकाल की समाप्ति। एक बार फिर समझिएगा इनका कैसे कैसे क्या प्रावधान इनके बारे में। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और ये कौन कौन से कार्य करते हैं, ये कार्य ऐसे करते हैं कि ये विधि संबंधी कानूनी सलाह देते हैं सरकार को। क्यों सलाह देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इनको सौंपते हैं कि भैया ऐसा ऐसा आप कार्य करिए। क्यों राष्ट्रपति सौंपते हैं, वजह ये है कि इन्हीं के द्वारा इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है और उनके कृपा पात्र ही, उनके प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। और इनकी जो योग्यता होगी, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वही योग्यता इनकी भी होगी। और ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, इनको प्रथम विधिक अधिकारी भी कह दिया जाता है, कथन कारण में पूछ लिया जा सकता है। ठीक, भारत के किसी भी अदालत में इनको बहस करने का अधिकार होगा। किसके विरुद्ध में नहीं, पक्ष में, सरकार के, भारत सरकार के पक्ष में। ये संसद के दोनों सदनों की बैठक में जा सकते हैं, संसद के दोनों सदनों की समितियों में भाग ले सकते हैं, परंतु उसमें मतदान करने का इनको अधिकार, मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं, दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं होते। महान्यायवादी को वो सारे अधिकार मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इनकी कार्यकाल की समाप्ति क्या होगी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है और ये त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। और क्या हो सकता है, अगर मंत्रिपरिषद यानी सरकार ही त्यागपत्र दे दे तब भी इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। पद से तात्पर्य यही होता है कि उनकी कार्यकाल समाप्त, उनका पद भी समाप्त। ठीक, तो मित्रों आज हम लोगों ने आर्टिकल 76 के बारे में समझा है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।